सर्दियों का मौसम था। कपकपाती हुई ठंड में रूबी कुएं के पास बैठकर कपड़े धो रही थी। गांव के खुले माहौल में सर्द हवाएं तीर की तरह हड्डियों में चुभ रही थी। ये सर्द हवा तो मेरी जान ही ले लेगी। उस पर से ये कुएं का ठंडा ठंडा पानी। सर्दियों में कपड़े भी जल्दी साफ नहीं होते। ऐसा लगता है कि हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। रूबी के पिता शिवशंकर बहुत ही गरीब थे। उन्होंने मजदूरी करके रूबी को पाला था, इसलिए शादी में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए थे। बस 2 जोड़ी कपड़े में रूबी ससुराल आ गई। नवंबर के महीने में रूबी की शादी महेश से हुई थी। सर्दियां आने वाली थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड ने सबकी रूह कंपा दी। सिर छिपाने के नाम पर ले देकर एक फूस की झोपड़ी ही थी, जिसमें रूबी के साथ साथ उसके सास ससुर और उसके पति रहते थे। शाम का वक्त था। रूबी का पति महेश मजदूरी करके घर लौटा। महेश बेटा, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बहू कल रात भर ठंड में ठिठुर रही थी। तू ये कंबल बहू को दे देना। कहना आज से इसे ही ओढ़ कर सोए। उस कंबल में पहले से ही बहुत से छेद थे। नहीं माँ, ये कंबल तो तुम्हारे और बाबूजी के लिए है। आप दोनों को कंबल की ज्यादा जरूरत है। सर्दी बहुत है ना, बिना कंबल के आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बेटा, बहू अभी नई नई हमारे घर आई है। कल वो एक पतली सी चादर ओढ़कर सोई थी और ठंड के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। ठंड से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो उसके माता पिता कहेंगे कि हमने उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखा। अब महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसके बूढ़े माता पिता थे और दूसरी तरफ उसकी नई नवेली पत्नी रूबी थी। दोनों का ख्याल रखना महेश का फर्ज था। वो तीनों को ही ठंड से बचाना चाहता था, लेकिन घर में कंबल तो एक ही था। तभी रूबी कपड़े धोकर आ जाती है। महेश को देखकर वो उसकी परेशानी समझ गई थी। सुनिए, आप परेशान मत होइए। घर में जो कंबल है उसे माँ और बाबूजी को दे दीजिए। मैं तो चादर ओढ़कर सो जाऊंगी। अरे रूबी, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं इसी वजह से परेशान हूँ? मौसम ही परेशानी का है। ये सर्दी का मौसम हम गरीबों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होता है। आपको परेशान देखकर मैं समझ गई थी कि यही बात होगी। रूबी, तुम कितनी समझदार हो। मेरी माँ और बाबूजी का कितना ख्याल रखती हो। काश मैं भी तुम्हारा ख्याल रख पाता। ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि यही अब मेरे माँ और बाबूजी हैं। और आप परेशान मत होइए, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं रूबी, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। आखिर तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है। मैं तुम्हारे लिए भी कंबल का इंतजाम जरूर करूँगा। इतना कहकर महेश अपनी मजदूरी पर चला गया। घर के कामकाज निपटाकर रूबी धूप में बैठकर सूरज की गर्मी ले रही थी। हाँ, सूरज से ही थोड़ी गर्मी ले लेती हूँ, फिर तो रात में ठिठुरना ही है। जिस दिन सूरज भी नहीं निकलता उस दिन तो समझो मौत ही आ जाती है। रात हो गई थी। सब लोग खाना खाकर सो रहे थे। आज तो बाहर काफी सर्द हवा चल रही है। सुना है थोड़ी दूर शहर में बर्फबारी हुई है। वहीं से बर्फीली हवाएं इधर आ रही हैं। महेश रूबी से बात कर रहा था कि इतने में हवा के तेज झोंके से खिड़की खुल गई और खिड़की का एक पल्ला टूटकर जमीन पर गिर गया। ऊपर वाले को हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं आती। पहले ही ठंड कम थी क्या जो ये मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। रूबी ने अपनी चादर से खिड़की को ढक दिया। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? तेरे पास एक ही तो चादर थी, उसे भी तूने खिड़की पर डाल दिया। पिताजी, खिड़की से बहुत सर्द हवाएं हमारी झोपड़ी के अंदर आ रही हैं। इन हवाओं से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। माँ ने मुझे शादी में एक दुपट्टा दिया था, मैं उसे ओढ़कर सो जाऊंगी। हमें माफ कर देना बहू। इस ठंड में हम तेरी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, बस आज रात की बात है। कल कंबल का इंतजाम हो जाएगा। कल ऐसा क्या होने वाला है? आसमान से कंबल गिरेगा क्या? भला एक दिन में कंबल कहाँ से आएगा? तेरी कमाई तो इतनी है कि बस हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मैंने सुना है कि शहर में एक सेठ रोज रात को सड़क के किनारे सो रहे गरीबों को कंबल बांटता है। मैं भी कल रात सड़क के किनारे जाकर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी ठंड में मैं आपको खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दूंगी। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कंबल मिलते ही मैं घर आ जाऊंगा। दूसरे दिन कंबल लेने के लिए रात में महेश जाकर सड़क के किनारे सो गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कंबल बांटने कोई नहीं आया। महेश रात भर सड़क पर पड़ा ठिठुरता रहा। इंतजार करते करते सुबह हो गई थी। महेश उठकर घर आया और धम्म से जमीन पर गिर गया।
रूबी ने दौड़कर महेश को उठाया और उसे छूकर देखा। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैंने आपको मना किया था ना कि आप सड़क पर नहीं सोएंगे। अरे रूबी क्या करूं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। कल रात वो सेठ कंबल बांटने आया ही नहीं। अमीरों का कोई भरोसा नहीं होता, वो हर काम अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। वो हम गरीबों के बारे में नहीं सोचते। आप खटिया पर लेट जाइए, मैं तेल गरम करके आपकी मालिश कर देती हूँ। आपको ठंड लग गई है। बेचारी रूबी तेल गरम करके महेश की मालिश करती है, लेकिन महेश की हालत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिन के बाद महेश की हालत और खराब होती चली गई। पैसे न होने की वजह से वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहा था और इलाज के अभाव ने महेश ने दम तोड़ दिया। बेचारी रूबी शादी के दूसरे महीने ही विधवा हो गई। रूबी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब महेश के माता पिता की जिम्मेदारी रूबी के कंधों पर आ गई थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रूबी के माता पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वे रूबी की कुछ मदद कर पाते। रूबी बेटा, अब तू हमारे साथ घर चल। तू यहाँ अकेली कैसे रहेगी? तेरे पास तो एक कंबल भी नहीं है। नहीं पिताजी, अब यही मेरा घर है और मैं अकेली कहाँ हूँ। माँ और बाबूजी भी मेरे साथ हैं। अगर मैं इन्हें छोड़कर चली गई तो इनका ध्यान कौन रखेगा? ठीक है रूबी बेटा, जैसी तेरी मर्जी, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। महेश तो हमें छोड़कर चले गए। अब माँ और बाबूजी को कहाँ से खाना खिलाऊंगी और उनकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भूख और ठंड के मारे इन्हें भी कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। न महेश मेरे लिए कंबल लेने जाते और न उनकी जान जाती। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ये सब सोचकर रूबी रोने लगती है। बहू, अब रोने से क्या फायदा? होनी को जो मंजूर था वो हो गया। माँ जी, मेरी वजह से आपका बेटा छिन गया। मैं कुछ न कुछ करके आप दोनों की जिम्मेदारी उठाऊंगी। और रूबी काम की तलाश में बाहर निकल पड़ती है। काम ढूंढते ढूंढते वो शहर चली गई। शहर में रूबी ने देखा कि लोग अच्छे अच्छे गर्म कपड़े, कोट और जैकेट पहनकर घूम रहे हैं। हाँ, ठंड तो इन अमीरों की ही है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम गर्म कपड़ों में घूमे। हमें तो एक कंबल के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। और रूबी घर घर घूम घूम कर काम मांगने लगती है। मालकिन, मैं काम ढूंढ रही हूँ। अगर आपके घर में कुछ काम हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, मुझे काम वाली की तलाश भी है। इतनी ठंड में मुझसे काम नहीं होता, शरीर जाम हो जाता है। ठंडे ठंडे पानी से बर्तन कौन धोए भला? मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े भी धो दूंगी, और वो भी ठंडे पानी से। बस आप मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। इस तरह से रूबी को वहाँ काम मिल जाता है। धीरे धीरे रूबी को 3-4 और घरों में काम मिल गया। ठंड के मौसम में रूबी ठंडे ठंडे पानी से सारे काम करती, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे थे और बूढ़े सास ससुर की दवाइयों के लिए भी पैसे थे। कभी कभी तो गांव में बर्फबारी भी होने लगती, लेकिन रूबी फिर भी काम पर जाती, कभी छुट्टी नहीं करती। काम करते करते 1 महीना बीत गया। रूबी, आज तुम्हें काम करते हुए पूरा 1 महीना बीत गया है। ये लो तुम्हारी पगार, और मेरी तरफ से ये कंबल भी रख लो। मेरे पति रोज रात में सड़क के किनारे सो रहे गरीबों को कंबल बांटते हैं। उन कंबलों में से मैंने एक कंबल तुम्हारे लिए रख लिया था। उस कंबल को देखकर रूबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात है रूबी, तुम रोने क्यों लगी? क्या तुम्हें ये कंबल पसंद नहीं है? नहीं मालकिन, इस कंबल की तो मुझे बहुत जरूरत है। इस कंबल के लिए तो मेरे पति उस रात सड़क पर सोने गए थे। काश उन्हें उस दिन ये कंबल मिल जाता तो आज मैं विधवा नहीं होती। कंबल के इंतजार में वो सारी रात सड़क के किनारे ठंड से ठिठुरते रहे और उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। पैसे नहीं होने के कारण उनका इलाज भी नहीं हो पाया और शादी के दूसरे महीने ही मैं विधवा हो गई। घर में एक ही फटा हुआ कंबल है जिसे मेरे सास ससुर ओढ़ते हैं। मालकिन, ये गरीबी बहुत बदनसीबों को मिलती है और सर्दियों का मौसम तो सिर्फ अमीरों के लिए सुहाना होता है। हम गरीबों की तो जान बच जाए वही बहुत है। रूबी की बात सुनकर मालकिन को बहुत दया आ गई और उन्होंने रूबी को 2-2 कंबल दिए। रूबी, तुम ये 2 कंबल ले जाओ, एक तुम्हारे लिए और दूसरा तुम्हारे सास ससुर के लिए, और ये कुछ गर्म कपड़े भी रख लो, तुम्हारे और तुम्हारे सास ससुर के काम आएंगे। 2-2 कंबल और गर्म कपड़े पाकर रूबी बहुत खुश हो गई और उन्हें लेकर रूबी घर आ गई। उसने एक कंबल अपने सास ससुर को दे दिया और एक कंबल खुद ओढ़ने लगी। लेकिन इस कंबल के लिए रूबी को बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा था। सच में सर्दियों का मौसम गरीबों के लिए मौत का फरमान बनकर आता है। दिसंबर की बर्फीली ठंड थी। प्रीति और पप्पू की नई नई शादी हुई थी। प्रीति को देखने के लिए घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। जब से शादी हुई है रोज रिश्तेदार बहू को देखने आते हैं। अब इतने सारे रिश्तेदारों का खाना पीना करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है।
शादी के लिए पहले ही हमने काफी कर्जा ले लिया। अब लगता है कि रिश्तेदारों की आवभगत के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा। माँ तुम परेशान क्यों होती हो? इन दिनों बाजार में गाजर बहुत सस्ते बिक रहे हैं। मैं रिश्तेदारों के खाने पीने की बातें कर रही हूँ और तुझे गाजर की पड़ी है। घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसे गाजर खिलाकर भेजेगा क्या? नहीं माँ, तुम्हारी बहू बहुत स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाती है। इसके हाथ का बना गाजर का हलवा खाओगी तो बस उंगलियाँ चाटती रह जाओगी और सारे मेहमान रसगुल्ले गुलाब जामुन सब भूल जाएंगे। अच्छा, लेकिन अभी तो बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। अभी से उससे खाना कैसे बनवा सकती हूँ? उधर अपने कमरे में बैठी प्रीति पति और सास की बातें सुन रही थी। वो उनके पास आकर बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं मेहमानों के लिए गाजर का हलवा बना दूंगी। फिर प्रीति ने पप्पू से कहा, आप बाजार जाकर गाजर का हलवा बनाने का सामान ले आइए। पप्पू ने अपनी साइकिल उठाई और तुरंत बाजार पहुँच गया। वहाँ से उसने 2 किलो गाजर हलवा बनाने का सामान खरीदा और घर आ गया। उसके बाद प्रीति ने गाजर का हलवा बनाया। गाजर के हलवे की खुशबू तो बड़ी अच्छी है। प्रीति के गाजर के हलवे की खुशबू पड़ोसियों तक पहुंच गई और पड़ोस की शोभा चाची भी वहां आ गई। अरे कौशल्या, तेरे घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं खींची चली आई। अरे शोभा बहन आओ, प्रीति बहू गाजर का हलवा बना रही है। तभी घूंघट किए प्रीति एक कटोरी में गाजर का हलवा लेकर बाहर आई और शोभा चाची को खाने के लिए दिया। शोभा चाची ने जब उस हलवे को खाया, बहू ऐसा गाजर का हलवा तो मैंने पहली बार खाया है। ठंडे मौसम में गरम गरम गाजर का हलवा, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर गाजर का हलवा खा रही हूँ। इस हलवे के लिए तो शगुन बनता है। ये लो 151 रुपए। शोभा चाची से पैसे लेते हुए प्रीति बहुत खुश हुई। इस तरह से घर में जो भी रिश्तेदार आते वो सब प्रीति के हाथ से बने गाजर के हलवे की बहुत तारीफ करते और हलवे के लिए प्रीति को शगुन दे जाते। माँ जी, मेहमानों ने हलवे के बदले में जो शगुन दिया है वो पूरे 5000 रुपए हो गए हैं। इन पैसों को आप रख लीजिए, कर्जा चुकाने के काम आएंगे। नहीं बहू, इन पैसों पर तेरा हक है। आखिर गाजर का हलवा तो तूने ही बनाया था ना। माँ जी, अब मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ, तो मेरी हर चीज पर आपका उतना ही अधिकार है जितना मेरा। इसलिए आप इन पैसों को रख लीजिए। प्रीति की बातें सुनकर कौशल्या की आंखों के आंसू छलक आए। उसने प्रीति के दिए पैसों को रख लिया। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन, माँ मेरी और प्रीति की शादी को पूरा 1 हफ्ता बीत गया है। अब मुझे अपना काम फिर से शुरू कर देना चाहिए। हाँ बेटा, तू कह तो सही रहा है, लेकिन अब तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और ठंड के मौसम में तेरी ठंडी ठंडी कुल्फी कौन खरीदेगा। दरअसल पप्पू अपनी साइकिल पर घूम घूम कर मटका कुल्फी बेचता था। उसके पास एक मिट्टी का मटका था जिसके अंदर कुल्फियाँ रख कर वो शहर शहर में घूम कर बेचा करता। लेकिन अब सर्दियाँ आ गई थी और ऐसे में उसकी कुल्फी कोई नहीं खरीदता। माँ तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तो मेरी शादी हो चुकी है और मेरी जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। ऐसा करता हूँ, मैं कल से मजदूरी के काम की तलाश करता हूँ। जहाँ काम मिल जाएगा वहाँ मजदूरी कर लूँगा। ठीक है बेटा, तू मजदूरी का ही काम कर ले। दूसरे दिन सुबह पप्पू काम की तलाश में घर से बाहर निकला। उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। आज तो बहुत सर्दी है और सड़कों पर काफी घना कोहरा भी है। कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे मौसम में तो हाथ पाँव भी काम नहीं कर रहे हैं। पप्पू मनी मन ये सब सोचता हुआ सड़क पर चल रहा था कि सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने पप्पू को जोर की टक्कर मार दी। पप्पू बुरी तरह से घायल हो गया। कार का मालिक एक भला आदमी था। उसने अपनी गाड़ी रोकी और पप्पू के पास गया। हे भगवान, क्या हो गया? इतने घने कोहरे में मुझे साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और ये हादसा हो गया। बेचारा बहुत गरीब लगता है। इसके सिर और पैर से बहुत खून बह रहा है। इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। पप्पू बेहोश हो चुका था। कार के मालिक त्रिभुवन ने पप्पू को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने पप्पू का चेकअप किया। इसके दाहिने पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, प्लास्टर करना पड़ेगा। पप्पू को अब तक होश आ चुका था। हे भगवान, अब मैं मजदूरी का काम कैसे करूँगा? घबराओ मत दोस्त, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तुम्हारे पूरी तरह से ठीक हो जाने तक तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। त्रिभुवन ने पप्पू के पैर में प्लास्टर करवा दिया और उसे दवाइयाँ भी दिला दी। चलो, मैं अपनी गाड़ी में बिठाकर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है बाबूजी। त्रिभुवन जब पप्पू को लेकर उसके घर पहुँचा तो पप्पू की हालत देखकर कौशल्या और प्रीति दोनों रोने लगे। हाय राम, ये क्या हो गया? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? कमाने वाला तो काम करने की हालत में ही नहीं है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आप लोगों की कुछ मदद करना चाहता हूँ। त्रिभुवन ने अपने पॉकेट से निकालकर 5000 रुपए कौशल्या के हाथ में रख दिए। नहीं नहीं, हम ये पैसे नहीं ले सकते। रख लीजिए माँ जी, आप लोगों के काम आएंगे।
पैसे देकर त्रिभुवन वहाँ से चला गया। तभी दरवाजे की कुंडी बजी। अब कौन आ गया इस वक्त? कौशल्या ने दरवाजा खोला तो सामने लाला खड़ा था। कौशल्या देवी, बेटे की शादी तो निपट गई ना? अब शादी के नाम पर जो कर्जा लिया था वो भी चुका दो। कर्जा कैसे चुका दूं लाला जी? पप्पू का तो पैर ही टूट गया है। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है और अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है। अरे बहू दहेज में रुपए पैसे तो लाई होगी ना? लाला जी, हमने बेटे की शादी की है, कोई सौदा नहीं जो बहू अपने घर से रुपए पैसे लेकर आएगी। अब वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए बस। कौशल्या और लाला की बातें सुनकर प्रीति से रहा नहीं गया। वो लाला के पास आकर बोली, लाला जी, आपको आपके पैसे अगले महीने मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन अगले महीने फिर आऊँगा। लाला चला गया। कौशल्या ने प्रीति से कहा, प्रीति बहू, अगले महीने तक हम लाला का कर्जा कैसे चुका पाएंगे? अभी तो पप्पू भी कुछ काम नहीं कर सकता है। माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं हूँ ना। तू क्या करेगी बहू? माँ जी, आपको याद है जब मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तब रिश्तेदार और पड़ोसी सभी ने बड़े चाव से खाया था और मुझे शगुन के रुपए भी देकर गए थे। हाँ, तो कहना क्या चाहती है? माँ जी, त्रिभुवन भाई साहब आपको जो पैसे देकर गए हैं, उन पैसों से मैं गाजर का हलवा बनाने का सामान खरीद कर लाऊंगी और गाजर का हलवा बनाकर बेचूंगी। लेकिन बहू, तू हलवा बेचेगी कैसे? हमारे पास तो कोई दुकान या ठेली भी नहीं है। माँ जी, घर में साइकिल और मटका तो है ना? जिस मटके में कभी कुल्फी बेची जाती थी, उसी मटके में मैं गाजर का हलवा रख कर बेचूंगी। मुझे साइकिल चलानी आती है, मैं साइकिल पर अपना मटका रखूंगी और पूरे शहर में घूम घूम कर गाजर का हलवा बेचूंगी। लेकिन प्रीति, इतनी ठंड में तुम साइकिल कैसे चला पाओगी? तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर बहुत घना कोहरा होता है। साइकिल चलाते समय तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जब सर पर जिम्मेदारियाँ आती हैं तो ठंड और बारिश कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और अब तो ये घर मेरा भी है। इस घर के खर्चे उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। प्रीति बहू, हम तो तुझे पाकर धन्य हो गए। माँ जी, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आप देखना, आपकी बहू अगले महीने तक लाला का सारा कर्जा चुका देगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बहू। प्रीति कौशल्या से कुछ पैसे लेकर उसी समय बाजार जाती है और ढेर सारा गाजर, देसी घी और मावे लेकर घर आती है। दूसरे दिन सुबह उठकर प्रीति ने ढेर सारा गाजर का हलवा बनाया और हलवे को मटके में भर लिया। प्रीति हलवे के मटके को साइकिल पर रखकर उसे बेचने निकल गई। प्रीति ने पूरे शहर में सड़कों पर गलियों में घूम घूम कर गाजर का हलवा बेचना शुरू कर दिया। लोग प्रीति से हलवा खरीद कर खाने लगे। वाह 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 वाह, कितना स्वादिष्ट हलवा है। माँ के हाथ से बने हलवे की याद आ गई। वाह, ये लो पूरे 50 रुपए, ठीक है ना? लेकिन हलवा तो 30 रुपए प्लेट है साहब, ये रहे आपके 20 रुपए। अरे नहीं नहीं, ये पूरे 50 रुपए तुम रखो। तुम्हारे इस हलवे के लिए तो 50 रुपए भी कम है। गाजर का ऐसा टेस्टी हलवा खाकर तो मजा ही आ गया। यही हलवा मैं किसी बड़ी दुकान से लेकर खाता तो 200-300 रुपए देने पड़ जाते मुझे। धन्यवाद साहब। धीरे धीरे और भी ग्राहक प्रीति से हलवा खरीद कर खाने लगे। लोगों को प्रीति के हलवे का स्वाद बहुत पसंद आने लगा। प्रीति अब पूरे शहर में गाजर हलवा बेचने वाली के नाम से मशहूर हो गई थी। कुछ ही दिनों में प्रीति ने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए थे। माँ जी, ये कुछ पैसे हैं, महीना खत्म होने वाला है। लाला जी अपने पैसे मांगने आते ही होंगे, आप उन्हें ये पैसे दे देना। जीती रहो बहू, भगवान तुम्हारे जैसी बहू सबको दे। 1 महीना पूरा होते ही पप्पू भी अब ठीक हो गया था। प्रीति, अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब तुम्हें साइकिल पर हलवा बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अभी डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना, आप घर पर रहकर आराम कीजिए। और रही हलवा बेचने की बात, तो जब हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे तो घर में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। इस तरह से प्रीति मटके में गाजर का हलवा लेकर रोज साइकिल चलाकर उसे बेचने निकल जाती।